Assalamu alaikum. Welcome to another lecture for our ongoing online distance learning classes. Today the topic that we are going to cover is scheduling, and after scheduling we will move on to the PERT and CPM, which are used in assessment of a work breakdown structure or WBS. Scheduling से start करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि scheduling क्या है या schedule क्या है. So a schedule is the conversion of a project work breakdown structure WBS into an operating timetable. It serves as the basis for monitoring and controlling project activity and taken together with the plan and budget. In general, the schedule is developed down to the work package level, but in very large projects, the schedule for the project manager PM may be 2 or 3 levels deep with supplemental schedules for each major sub project. बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिखाया था, जो एक्चुअल रियल टाइम में हमने डिज़ाइन किया था. आपने उसमें नोट किया होगा कि हर एक एक्टिविटी जो है उसमें डिज़ाइन थी. ठीक है. अब होता क्या है कि जो स्केड्यूल है वो बेसिकली उन्हीं वर्क जो वो WBS है जहां आपने तमाम वर्क पैकेजेस मेंशन कर दिए हैं, उनको बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसी फॉर्म में जो कि प्रेजेंटेबल भी है और समझ भी आ रही है और जिससे हम प्रोग्रेस ट्रैक भी कर सकते हैं. लेट्स से आपने उसके बिल्कुल साथ जो है गैंट चार्ट देखा होगा, जिसमें तमाम अगर कोई प्रोजेक्ट जो है किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक था, कोई जो है कि अगर लेट्स से टास्क ए होगा तो ही बी प्रोसीड होगा, सो वो तमाम डिपेंडेंसीज और तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी. और इससे जो है आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटी. उसके बाद होता क्या है कि अगर लेट्स से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट्स से कोई मेगा प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे. जिस तरह हमने प्रोजेक्ट कंट्रोल में देखा कि आपके पास अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसमें डिफरेंट आपके पास जो हैं डिविजन्स होते हैं. लेट्स से टेक्निकल डिवीजन अलग होगा, प्रोक्योरमेंट अलग होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन अलग होगा. सो अगर लेट्स से अगर मेगा प्रोजेक्ट है और आप लेट्स से एक 5 स्टार होटल लेट्स से बना रहे हैं, सो लाजमी बात है एक बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन के साइड को देख रहा होगा, एक बंदा इंटीरियर एस्थेटिक्स को देख रहा होगा, कोई एक बंदा जो किचन से रिलेटेड आइटम्स या फिर इस तरह के यानी कि बारह यानी कि सब प्रोजेक्ट्स होंगे. प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसके पास एक टीम होगी. सो अब होता क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अब इंडिविजुअल या फिर जो आपके पास बिल्कुल वर्कर वाले लेवल पे वहाँ जाके तो वो वर्क पैकेज नहीं देखेगा क्या हो रहा है, बल्कि आप क्या करेंगे उसको 2 to 3 लेवल्स तक रखेंगे. लेट्स से आपने एक काम कराना है, ठीक है. अब बजाय इसके कि आप जो है लेट्स से एक मज़दूर है, उसका नाम लेट्स से XYZ जो भी है, आप बजाय इसके कि वहाँ तक जाएं या उसके काम तक जाएं, आप हो सकता है उसको थोड़ा सा जनरलाइज करके 2-3 स्टेप तक ब्रेक डाउन करके बता दें. हाँ, ये होगा कि जो आगे सुपरवाइज़र होगा उसके पास जो WBS या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा वो एक्सटेंसिव होगा. सो बेसिकली ये इस तरह जो है वर्कआउट करेगा और लाजमी तो प्रोजेक्ट कंट्रोल के थ्रू ही हम ये कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो ज़रूरत नहीं है कि वो इतना डीप जो है जाके यानी कि माइक्रो लेवल पे जाके वो इसको कंट्रोल करे, वो माइक्रो लेवल से भी कर सकता है. द बेसिक अप्रोच ऑफ ऑल scheduling टेक्निक इज़ टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट रिलेशनशिप दैट ग्राफिकली पोर्ट्रेज द सीक्वेंशियल रिलेशन बिटवीन टास्क्स इन अ प्रोजेक्ट. अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. सच अ नेटवर्क इज़ अ पावरफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अ प्रोजेक्ट एंड हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स. क्या बेनिफिट्स है जी? सबसे पहले इट इज़ अ कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट. ठीक है, अभी हमने एग्जांपल भी दी, बल्कि अभी दोबारा वो विजुअलाइज भी कर लेते हैं. इट इलस्ट्रेट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल टास्क, वर्क पैकेजेस एंड वर्क एलिमेंट्स. ठीक है, WBS जो आपके पास हो तो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं और जो स्केड्यूल है उसमें भी तमाम चीज़ें फीचर हो रही होती हैं. इट denotes the time when specific individuals and resources must be available for work on a given task. अगर लेट्स से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं बात कर देता हूँ NLC की बात कर देता हूँ. सो हो सकता है अब एक साइड पे जो है वो लेट्स से वो मोटरवे से रिलेटेड काम कर रही है, सो दूसरी साइड पे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट भी कर रही है इस्लामाबाद में. सो हो सकता है एक पॉइंट पे ऐसे आ सकता है कि उन्हें एक जगह पे रिसोर्सेज जो हैं उन्हें चाहिए. लेट्स से अब फॉर इंस्टेंस कह देते हैं कि पर से कोई सर्वेयर है, ठीक है, लेट्स से उसका होना जो है आपके पास वहाँ साइट पे मोटरवे जहाँ बन रही है लेट्स से वहाँ भी ज़रूरी है और आपके पास जो मेट्रो है वहाँ भी ज़रूरी है. सो क्या होगा कि स्केड्यूलिंग की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी कि जी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस टाइम पे हमें ये बंदा चाहिए, क्या ये बंदा अवेलेबल है या नहीं है. अगर लेट्स से बंदा अवेलेबल है तो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, अगर लेट्स से बंदा अवेलेबल नहीं है
तो कितना एक डिले है, कब तक अवेलेबल हो जाएगा, ताकि स्केड्यूल को उसके मुताबिक आगे पीछे एडजस्ट किया जा सके। ओके, आगे चलते हैं। इट एड्स इन इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, जब WBS बन जाता है, स्केड्यूल बन जाता है, तो उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट को पता होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी कब स्टार्ट होगी और उसने क्या, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, यानी कि तमाम चीज़ें उसमें होगी। जब हम ये स्केड्यूल बना लेते हैं तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट भी आ जाती है। जब हम आगे PERT या CPM हम करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डेट भी आएगी। It identifies so-called critical activities that if delayed will also delay the project completion time। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास जब प्रोजेक्ट्स हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़, यानी कि उसमें उनमें जब वो स्केड्यूल हम बनाते हैं और लेट्स से अगर एक प्रोजेक्ट है जो कि 50 डेज़ में कंप्लीट होना है, सो अगर उस क्रिटिकल एक्टिविटी, उस क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, और एक्टिविटीज़ बाय एक्टिविटीज़ आई मीन सम डिलीवरेबल, सम एक्शन, लेट्स से पेंट जो है वो एक डिलीवरेबल है किसी वॉल का करना, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर जो है आपका वो डिलीवरेबल जो है या फिर आपकी वो एक्टिविटी है, कह लें कि अगर वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर आ रही है, और तो उसका मतलब है कि हम उसमें कोई एक दिन का भी डिले नहीं बर्दाश्त कर सकते। जितना टाइम लगेगा हमने उसे गिवन टाइम में उसे कंप्लीट करना है। अगर नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आपकी प्रोजेक्ट की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। कुछ एक्टिविटीज़ दरमियान में ऐसी होती हैं जिनमें स्लैक आ रहा होता है। स्लैक को हम कहते हैं कि जी हमारे पास लेवरेज होता है 1 दिन का, 2 दिन का, लेट्स जितने भी दिन हो, कि हम जो है वो प्रोजेक्ट अगर लेट भी स्टार्ट करें तो हमारे प्रोजेक्ट को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज़ विद स्लैक दैट कैन बी डिलेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड्स विदाउट पेनल्टी और फ्रॉम विच रिसोर्सेज में बी टेम्परेली बोरोड विदाउट हार्म। ठीक है, अभी मैंने बात की, सो हो सकता है कि उन एक्टिविटीज़ पे जो आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, हो सकता है आप वहाँ से कुछ रिसोर्सेज इधर अपॉइंट कर दें। लेट्स से जिस तरह देखें NFC के जो हैं एडमिशन्स का एक जो है फेज़ आता है, ठीक है, और एडमिशन का फेज़ उस टाइम होता है जब आपके जो है नॉर्मल क्लासेस नहीं हो रही होती। सो रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं विद इन फैकल्टी। सो क्या किया जाता है कि अक्सर जो है फैकल्टी को, लेट्स से किसी फैकल्टी मेंबर को या 2 या 3 फैकल्टी मेंबर्स को कह दिया जाएगा कि जी आप इस दिन के लिए आप जो है यहाँ जो है हेल्प आउट कर दें, आप जो है यहाँ ड्यूटी पर सर अंजाम दे दें, फ्राई सर अंजाम दे दें। उससे क्या हो रहा है कि देखें एडमिशन्स वाला जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप उसको एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं, सो ये कहा हो रहा है कि आपने एक क्रिटिकल आपके पास एक्टिविटी थी कि जी एडमिशन्स करने हैं। अब एडमिशन्स करने हैं, सो हमने यहाँ क्या किया कि एडमिन ने कुछ अपने रिसोर्सेज टेम्परेरीली बोरो किए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी एक्टिविटी है कि जी रेगुलर क्लासेस जो स्टार्ट होनी उनमें भी टाइम था। ओके जी, मूविंग ऑन, it determines the dates on which task may be started or must be started if the project is to stay on schedule। ये हमें वहाँ से dates मिल जाती हैं। It illustrates which task must be coordinated to avoid resource or timing conflicts। ठीक है, self-explanatory है। It also illustrates which task may be run or must be run in parallel to achieve the predetermined project completion date। Okay, it relieves some interpersonal conflict by clearly showing task dependencies। इससे क्या होता है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है एक ऑफिस पॉलिटिक्स का जो कि हर जगह पाई जाती है। उसमें फिर ये भी होता है कि कुछ जो है अपनी ईगो का भी मसला बना लेते हैं अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि स्केजुलिंग का, या फिर जब स्केजुल बन जाता है कि हर एक को पता है कि जी हमने ये काम करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके स्कोप ऑफ वर्क में है। सो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं आते। इट में डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन यूज्ड अलाउ एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन बाय वेरियस डेट्स और द डेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी। बेसिकली जो है हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसे कि जी हमारे पास जो प्रोजेक्ट इस डेट तक जो है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेट्स से उस डेट तक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता, या फिर हम एक डेट दे देते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ कि जी इतने % चांसेस हैं कि जो है ये यहाँ इस डेट तक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ तक हो जाएगा। देखें जिस तरह BRT का प्रोजेक्ट है, हालांकि BRT का एक जो है खैर मजाक में ही कहा जाता है कि जी BRT का प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब क़यामत का ऐलान हो रहा होगा। बट लाजमी था अगर आप उस प्रोजेक्ट को देखें तो लाजमी बात है जो एस्टिमेटेड डेट्स हैं वो किसी WBS के थ्रू ही वो आपको जो है वो वज़ीर वगैरह दे रहे होते हैं। अब अगर वो काम नहीं हो रहा तो वो कुछ और वजूहात होती हैं जिनकी वजह पे वो काम नहीं हो रहा, ठीक है। सो ओके,
आगे चलते हैं जी। डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास स्केड्यूल एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो PERT या फिर CPM है। उसके बाद जो है स्केड्यूल कंप्रेशन है, मॉडलिंग है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और क्रिटिकल चेन मेथड है। यू आर एनकरेज कि आप जो है बाकी जो हमारे 4 आपके पास जो टेक्निक्स हैं आप उनको एक बार ज़रूर स्टडी कीजिएगा। बट आपका जो कोर्स बुक है वो ज़्यादातर ओरिएंटेड है PERT CPM की तरफ, से हम उसको ही आगे लेके चलने वाले हैं। प्रोजेक्ट नेटवर्क पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट नेटवर्क इज़ बेसिकली अ फ्लो चार्ट दैट ग्राफिकली डिपिक्ट्स द sequence interdependencies, start and finish time of a project, job plan or activities that relate to critical path through the network। यानी कि बेसिकली करता क्या कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को जो है ये प्लेस आउट कर देता है और आपको पता लग जाता है कि जी ये एक्टिविटीज़ जो हैं या ये पाथ जो है आपका क्रिटिकल है। लेट्स से अब आपके पास मैं फ़र्ज़ करें आपके पास जो है एक्टिविटीज़ हैं। लेट्स से एक एक्टिविटी A है, फिर एक्टिविटी B है, दोनों पैरेलल में स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में। अब A जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो है यहाँ एक्टिविटी C आ रही है, यहाँ C जो है वो एक्टिविटी D आपको जो है दे रहा है। अब हो क्या रहा है कि अब फिनिशिंग एक्टिविटी है लेट्स से E। सो अब इनमें से एक आपके पास क्रिटिकल पाथ होगा जिसमें आप कोई डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेट्स से मैं कह देते को ये जो हमारे पास पाथ है BDE का, ये हमारे पास जो है ये क्रिटिकल पाथ है, यानी कि इसकी टाइमलाइंस या इसकी ड्यूरेशंस कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट यहाँ आएगी उसमें हम यानी कि इनमें हम कोई नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर यहाँ जो है हमारे पास समवट कुछ स्लैक मौजूद है, यानी कि यहाँ हमारे पास कुछ लेवरेज मौजूद है कि हम अगर लेट्स से यहाँ 2 या 3 दिन अगर हम डिले भी हो जाएँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कुछ और करैक्टरिस्टिक्स हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क के, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर स्केड्यूलिंग लेबर एंड इक्विपमेंट। जब लाजमत एक्टिविटीज़ प्लेस डाउन हो जाएंगी सो वो जो है क्लियर हो जाएगा सिचुएशन। एनहेंसेस कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स। देखें जब तक विजुअल एड है या विजुअलाइज जब आप ये चीज़ कर सकेंगे थ्रू गैंट चार्ट या फिर ये प्रोजेक्ट नेटवर्क, सो जो भी प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स होंगे या प्रोजेक्ट की टीम होगी उसको भी क्लैरिटी होगी कि क्या करना है प्रोजेक्ट में। प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट्स ड्यूरेशन, ठीक है, अभी आप चल के देखेंगे भी। से प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर बजटिंग कैश फ्लो, उसमें भी ये यूज़ होगा प्रोजेक्ट नेटवर्क। आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज़ विच आर क्रिटिकल, अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हाईलाइट्स एक्टिविटीज़ दैट आर क्रिटिकल एंड कैन नॉट बी डिलेड, अभी इसको हमने डिस्कस किया। हेल्प मैनेजर्स गेट एंड स्टे ऑन प्लान, ठीक है, टाइमलाइंस को मीट करना और ये तमाम चीज़ें, प्रोग्रेस को जो है आपने मद्देनज़र रखना, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क जो है हमें इसमें मदद करता है। द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग इज़ द यूज़ ऑफ नेटवर्क techniques such as PERT and CPM in application. PERT has primarily been used for R&D projects. The type of project for which was developed, though its use is more common on the development side of R&D than it is on the research side. Basically PERT और CPM में फ़र्क क्या है? जो हमारे पास PERT है, कह लें कि आपके पास प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट एस्टिमेट जो आपके टेक्निक है, ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, यानी कि ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको एम्बिगिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। लेट्स से आप यूँ एज्यूम करें कि आपके पास एक आपने काम करना है, ठीक है, लेट्स से आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए आपने एक मॉडल बनाना था। अब आप जो है लेट्स से गए हैं या आप खुद वर्किंग कर रहे हैं या लेट्स से आप कुछ पार्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, आपसे जो है एक जो सब्जेक्ट की टीचर है वो पूछते हैं कि जी आपका प्रोजेक्ट कब तक आ जाएगा। आप कहते हैं, आप 3 डिफरेंट डेट्स देते हैं। आप कहते हैं कि जी सर कम से कम भी हमें लेट्स से 4 दिन लगेंगे, ठीक है, या अगर 4 दिन ना लगे तो इंशाल्लाह 6 दिन में तो हो ही जाएगा। और साथ ही आप कह देते हैं कि जी 6 दिन में ना हुआ तो जी 6 को शायद संडे है तो मंडे को तो हमें मिल ही जाएगा। तो आपने यहाँ 3 डिफरेंट डेट्स दे दी। एक आपने ऑप्टिमिस्टिक टाइम दी कि जी 4 दिन में हो जाएगा काम, फिर आपने मोस्ट लाइकली दिया कि जी 4 दिन में शायद ना हो पाए, कुछ कसर रह जाए, 6 दिन में तो हो जाएगा। फिर आपने एक पेसिमिस्टिक अप्रोच दी कि कुछ भी हो जाए, जो 7th डे आपका आ रहा है वहाँ आपको ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो तैयार होगा, ठीक है। सो 3 डिफरेंट डेट्स है। ये PERT क्या करेगा कि ये जो आपकी 3 डिफरेंट डेट्स हैं इनको बेसिकली एक फार्मूला में जो है वो यूटिलाइज़ करेगा और आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे देगा कि जी आपके एक्सपेक्टेड इतने डेज़ बाद जो है आपका ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये बेसिकली हमारे पास है PERT। CPM क्या है? CPM was basically designed for construction projects and has been gradually embraced by the construction industry. CPM uses deterministic activity time estimate and is designed to
कंट्रोल बोथ द टाइम एंड कॉस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। CPM क्या करता है कि यहाँ एक्सपेक्टेड डेट नहीं होती, यहाँ आप सिंपल एक डेट देंगे यहाँ के जी ये एक्टिविटी, और ये ज़्यादातर वहाँ खैर नॉर्मली तो अभी हर जगह यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट जो है जितने भी बुक्स वगैरह फॉलो की जा रही हैं वो बेसिकली PERT का सिर्फ नाम लेते हैं और एक्चुअली यूज़ जो है वो CPM ही कर रहे होते हैं। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली सिंपल ये अप्रोच है कि आपके पास आपको पता होता है कि जी हमारे इस प्रोजेक्ट पे इतने दिन लगेंगे, यानी कि इसमें ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं है। ओके, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा। ओके जी, अगर हमने जो है प्रोजेक्ट नेटवर्क हमने कंस्ट्रक्ट करना हो, सो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है यूटिलाइज होंगी। सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी एन एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स टाइम्स एंड कॉस्ट, यानी कि कोई भी डिलीवरेबल वगैरह जो है दैट वुड बी एन एक्टिविटी। मर्ज एक्टिविटी है बेसिकली एन एक्टिविटी दैट हैज़ 2 और मोर प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ ऑन विच इट डिपेंड्स। जिस तरह एक्टिविटी डी जो है यहाँ आपके पास वो डिपेंड कर रही है बी और ए के ऊपर, सो दैट इज़ द मर्ज एक्टिविटी। उसके बाद है पैरेलल या फिर कंकरेंट एक्टिविटी, यानी कि जिस तरह डी और सी है एक्टिविटीज़ दैट कैन अकर इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, कोई इंटरलिंक नहीं है, एंड इफ डिजायर्ड नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, सो यहाँ बेसिकली हो सकता है कि इनके टाइम्स में फ़र्क हो, कि एक्टिविटी डी लेट से किसी और टाइम पे प्रोसीड हो रही हो, एक्टिविटी सी हो सकता है किसी और टाइम पे प्रोसीड हो रही हो। उसके बाद जो है हम पाथ की बात कर लेते हैं। ये जो एरोज एंड डाटा बेसिकली पाथ, अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड डिपेंडेंट एक्टिविटीज़। क्रिटिकल पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द एक्टिविटी नेटवर्क दैट अलाउज फॉर द completion of all project related activities, the shortest expected time in which the entire project can be completed. Delays on the critical path will delay completion of the entire project. Let's say अब जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम ये एज्यूम करें कि जी द मिनिमम ऑफ ए और बी जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन द मिनिमम ऑफ सी इन लेंथ 2 टाइम्स, यानी कि बेसिकली यहाँ आपके पास जो है जो पाथ ए बी डी बन रहा है, यहाँ आपके पास कुछ इस तरह की लेवरेज नहीं है। ठीक है, या फिर कह लें कि ये जो वैल्यू है, जो ये टाइम है, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू है ज़्यादा। सो इसका मतलब है कि आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो ए बी डी होगा। सो अब ए बी डी कुछ इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि अगर इनमें कोई डिलेज आएंगी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट या जो आपकी फिनिशिंग डेट है वो हर्ट होगी। अगर लेट्स से एक्टिविटी सी अगर 1-2 दिन के लिए लेट्स से अगर डिले भी हो जाती है, सो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इवेंट क्या है? इवेंट है पॉइंट इन टाइम व्हेन एन एक्टिविटी स्टार्टेड और कंप्लीटेड डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज। लेट्स से वो इस तरह होता है कि ये एक्टिविटी ए है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक इवेंट क्रिएट कर देता हूँ और मैं यहाँ कह देता हूँ कि जी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये एक एरो बना देता हूँ। ठीक है, सो ये जो स्टार्ट है ये बेसिकली एक इवेंट है और इट इज़ नॉट कंज्यूमिंग टाइम और रिसोर्सेज। ये बेसिकली हमें सिर्फ बता रहा है कि जी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा सो मैं टाइम यहाँ से 0 ही लूँगा। बस्ट एक्टिविटी है कि एन एक्टिविटी दैट हैज़ मोर देन 1 एक्टिविटी इमीडिएटली फॉलोइंग इट, यानी कि जिस तरह एक्टिविटी ए है, आप देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, बी सी और डी। सो ये बेसिकली जो है आपके पास कह लें कि ये बस्ट एक्टिविटी है। उसके बाद 2 तरह की अप्रोचेज यूज़ होंगी, एक होगी एक्टिविटी ऑन नोड, एक होगा एक्टिविटी ऑन एरो। ये जो आपको नज़र आ रहा है डाटा इज एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है, अगर लेट से मैंने एक्टिविटी ऑन एरो स्टार्ट करनी हो, ठीक है, सो वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास यहाँ ये आपके पास आ गया, नोड आ गया। ठीक है, और ये एरो पे जो है आप जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास अब एक्टिविटी है ए। ठीक है, और ये आपके पास जो है नोड 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपके पास ये 3 नोड्स निकलेंगे। ये आपके पास एक्टिविटी बी होगी, ये आपके पास एक्टिविटी सी हो गई और ये आपके पास एक्टिविटी डी होगी। सो ये देखना होगा कि ये तीनों जो हैं आपके पास अब आगे लेट से कोई और एक्टिविटी होगी, ई एक्टिविटी बाद में आएगी। सो हो सकता है कि यहाँ आपके पास एक्टिविटी सी जो है वो यहाँ फिर एक नोड है इसका और ये फिर पाथ जो बन रहा है इस पर एक्टिविटी ई आ रही हो। सो बेसिकली दैट इज़ द एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो जो आपकी कोर्स बुक है उसके अंदर खैर काफ़ी डिस्कस किया गया, बट दैट इज़ प्रीटी मच डिफ़िकल्ट। एक्टिविटी ऑन नोड्स जो है वो रिलेटिवली सिंपल है और आप जब आगे चल के आप देखेंगे भी कि जो एक्टिविटी ऑन नोड है वो बहुत सिंपल है। बिल्कुल एंड पे एक्टिविटी ऑन एरो की इंशाल्लाह एक हम एग्जांपल जो है सॉर्ट ऑफ एक कंपैरिजन शामिल कर देंगे ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। उसके बाद बेसिक रूल्स टू फॉलो इन डेवलपिंग प्रोजेक्ट नेटवर्क्स। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट टिपिकली फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एन एक्टिविटी कैन नॉट बिगिन अंटिल ऑल प्रीसीडिंग कनेक्टेड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जी अगर 3 एक्टिविटीज़ हैं और अगर एक एक्टिविटी रह गई है सो
आप उसको स्टार्ट कर दें। एरोज इंडिकेट प्रेसिडेंस एंड फ्लो कैन क्रॉस ओवर ईच अदर। सो सिंपली एरोज अगर लेट से आपके पास हैं, सो क्रॉस उसमें क्रॉस ओवर हो सकता है। Each activity must have a unique identifying number that is greater than any of its predecessor activities. जिस तरह हम एक्टिविटी को ए बी सी डी से डिनोट करते हैं या 1 2 3 4 यूँ करते जाएँ। लूपिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, यानी कि आप ये नहीं है कि आएगी कॉन्टीन्यूस लूप के 1 जो है टास्क ए जो है वो बी जो है कर और बी से दोबारा आप ए पे आ रहे हैं, यानी कि यूँ नहीं होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड, कोई इफ़ एल्स वगैरह इस तरह कोई कंडीशन नहीं होगी। यूज़ कॉमन स्टार्ट एंड स्टॉप नोड्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको वहाँ स्टार्ट नोड वो बना के दिखाया था, वो बेसिकली अगर स्टार्टिंग पॉइंट वो एक ही जगह वहाँ बी भी होता है सी भी होता, तो तमाम पीछे एंड पे एक स्टार्टिंग नोड से वो कॉमन स्टार्टिंग नोड से वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ दो तरह की टेक्निक्स यूज़ होंगी, एक होगा फॉरवर्ड पास और एक होगा बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास है बेसिकली अर्लीस्ट टाइम के कितना जल्दी, इससे हमें तीन चीज़ें पता लग सकती हैं कि हाउ सून कैन द एक्टिविटी स्टार्ट, कितना जल्द अज जल्द हम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे। हाउ सून कैन द एक्टिविटी फिनिश, यानी कि जल्द अज जल्द अगर मैं इस एक्टिविटी को ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे कितने दिन लगेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद हाउ सून कैन द प्रोजेक्ट फिनिश, जब हम ये तमाम फाइंड आउट कर लेंगे और आपके पास एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट एट अर्लीस्ट हम कहाँ कब तक ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद है बैकवर्ड पास, यानी कि अगर लेट हो जाए तो कितना लेट हो सकता है, यानी कि हाउ लेट कैन द एक्टिविटी स्टार्ट, यानी कि कितना लेट आप एक एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। या जब हम ये फाइंड आउट करेंगे और जब हम ये अर्ली स्टार्ट को और लेट स्टार्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा स्लैक, यानी कि हमारे पास वो ड्यूरेशन आ जाएगी, लेवरेज हमें पता लग जाएगी कि हमारे पास दो एक्टिविटी के दरमियान कितना लेवरेज या कितना टाइम है। उसके बाद हाउ लेट द कैन द एक्टिविटी फिनिश, यानी कि अगर लेट हम करना चाहें तो कब तक हमें हर हाल में ये एक्टिविटी ख़त्म करनी है। अगर तो हम इस डेट तक कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट डिले का शिकार नहीं होगा। उसके बाद विच एक्टिविटीज़ प्रेजेंट द क्रिटिकल पाथ, यानी कि वो पाथ जिसमें आपके पास स्लैक आ रहा होगा, स्लैक ज़ीरो होगा, यानी कि वहाँ कोई लेवरेज नहीं होगी। हाउ लॉन्ग कैन द एक्टिविटी बी डिलेड, जिसको हम स्लैक कहते हैं या फ्लोट कहते हैं, SL से डिनोट किया जाता है, ठीक है, अभी मैंने उसको भी डिस्कस भी किया। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरवर्ड पास के ऊपर। फॉरवर्ड पास में ऐसे होगा कि आपके पास जो है अगर लेट से ये एक्टिविटी है, ठीक है, ए, और मैं कहता हूँ कि जल्द अज जल्द भी हो सके, ठीक है, सो ये जो है हमें 5 दिन से पहले ही स्टार्ट नहीं हो सकती ड्यू टू सम अदर एक्टिविटीज़, और इसकी ड्यूरेशन है आपके पास लेट से 5 दिन, यानी कि 5 दिन इसमें लगेंगे। सो इसका मतलब है कि आपका जो अर्ली फिनिश है वो हो गया 10 डेज़ का, ठीक है। यही अर्ली फिनिश जो है जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो इसके साथ इंटरलिंक्ड होगी, ठीक है, लेट से अगर ये हमारे पास एक्टिविटी बी पे आ रहा है, सो अब याद रखिएगा कि जब तक एक्टिविटी ए ख़त्म नहीं होगी एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि जो इसका ये अर्ली फिनिश था 10 डेज़, ये एक्टिविटी बी का अर्ली स्टार्ट होगा, ठीक है। The next succeeding activity is a merge activity in which case the largest earliest finish of all preceding activities is selected, ठीक है। सो फिर क्या होगा, अगर लेट से आपके पास ये बी है और मैं कहता हूँ कि यहाँ आपके पास एक एक्टिविटी होती जिसको मैं सी कह देता हूँ, और ये एक्टिविटी सी जो है ये भी इसके साथ इंटरलिंक्ड होती है और इसका फिनिशिंग टाइम होता है लेट से 12 डेज। सो अब यहाँ 10 की जगह इसका अर्ली स्टार्ट 12 डेज होगा। उसकी वजह यह है कि जब तक एक्टिविटी ए और सी कंप्लीट नहीं होंगी एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो लार्जेस्ट टाइम था वो एक्टिविटी सी का था अर्ली फिनिश का, जो कि 12 डेज़ था। सो इस वजह से वहाँ बी जो है वो 12 डेज से पहले स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ओके, मूविंग ऑन बैकवर्ड पास पे। बैकवर्ड पास में क्या होता है कि सिंपल जो आपका लेट फिनिश है उसमें से आप ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास लेट स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है, और लेट स्टार्ट जो होगा वो जो उससे पिछली जो एक्टिविटी होगी वो उसका लेट फिनिश होगा। देखें ये बिल्कुल वही चीज़ है, अब उसको उलट करते हैं। वहाँ यह था कि जब यहाँ भी उसी तरह ही अगर मैं इसी एग्जांपल को देखता हूँ, सॉरी वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बल्कि इसे यूँ रहने देता हूँ कि आपके पास अगर वही एक्टिविटी को जो है ज्यूम करें कि जब तक जो है आपके पास कोई पिछली एक्टिविटी प्रीसीडिंग एक्टिविटी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि उसका जो वो लास्ट जो लेट फिनिश है तब तक वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर ये एक एक्टिविटी ए है, अगर उसका लेट फिनिश है लेट से 12 डेज
और तो जो एक्टिविटी बी होगी तो उसका लेट स्टार्ट जो है वो 12 डेज होगा, ठीक है। जिस तरह अर्ली स्टार्ट जो है वो अर्ली फिनिश जो था वो अर्ली स्टार्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी जो लेट स्टार्ट है वो लेट फिनिश में कन्वर्ट होगा। ओके, इसी तरह जो है अगर हमारे पास बस्ट एक्टिविटी है जिस तरह ए बी और सी था, सो इसमें जो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा लेट फिनिश वो हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है इसमें कह लें कि कुछ रूल्स हैं। अच्छा, द क्वेश्चन अराइजेस के यहाँ हम जो है वो ग्रेटर लेट फिनिश हम जो है क्यों नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि अगर लेट से हम अगर ग्रेटर लेट फिनिश जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो लीस्ट आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी, सो उससे क्या होगा कि जो इवेंचुअली आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा डिले में चला जाएगा, वो डिले में चला जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपने इसका ख्याल रखना है, ठीक है। सो इस वजह से जो स्मॉलेस्ट LF होगा, लेट फिनिश होगा, वो एक्टिविटी आगे जाएगी। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद स्लैक या फिर फ्लोट की बात कर लेते हैं। फ्री स्लैक है, फ्री स्लैक बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्गर पैरेलल एक्टिविटी और एक्टिविटीज़। फ्री स्लैक बेसिकली कह लें कि ये हमें बताएगा कि हाउ लॉन्ग एन एक्टिविटी एक्सीड इट्स अर्ली फिनिश डेट विदाउट अफेक्टिंग अर्ली स्टार्ट डेट्स ऑफ एनी सक्सेसर, अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन scheduling स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी कि जो कुछ कम रिसोर्स है बड़े लिमिटेड, जिस तरह हमने बात सर्वेयर की बात की कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ उसकी ज़रूरत है, सो उसको स्केड्यूल करने में मदद देते हैं। होता क्या कि देखें, अभी हमने बात कर ली कि अर्ली स्टार्ट की और अर्ली लेट स्टार्ट की, कि अर्ली स्टार्ट का मतलब है कि जल्दी से जल्दी भी करना चाहें तो वो क्या डेट है या कितने दिन बाद हम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, और लेट स्टार्ट है कि अगर हम लेट करना चाहें तो कितना लेट हम कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रोजेक्ट डिले होगा। सो इनके दरमियान जो वो गैप है दैट इज़ द स्लैक। अब वो स्लैक का फ़ायदा ये है बेसिकली वो फ्री आपके पास जो है वो फ्री स्लैक है, ठीक है। सॉरी, दैट इज़ नॉट फ्री स्लैक, दैट इज़ टोटल स्लैक बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास है कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है अगर उसका लेट से जो अर्ली फिनिश है, ठीक है, और आपके सॉरी जो उसका अर्ली स्टार्ट है और जो आपका जो करंट एक्टिविटी है इसका जो अर्ली जो आपके पास अर्ली फिनिश है, इनके दरमियान जो गैप होगा डैट वुड बी द फ्री स्लैक। यानी कि मैं यहाँ इसको बना के दिखा देता हूँ। लेट से मेरे पास ये एक एक्टिविटी है और EF में कह दे ये ES है, ठीक है, मैं कह देता हूँ ये 2 है और EF जो है डैट इज़ अराउंड 10, और मेरे पास जो है यहाँ एक और एक्टिविटी है जिसका अर्ली स्टार्ट है अराउंड 15 डेज़ और ड्यूरेशन है इसकी 5, और ये लेट से इसका जो अर्ली फिनिश है डैट इज़ 20। अब होगा क्या कि अगर मैंने यहाँ स्लैक फाइंड आउट करना है, ठीक है, और तो स्लैक कैसे निकलेगा? स्लैक ऐसे निकलेगा कि मेरे पास जो है ये जो अर्ली स्टार्ट है डैट इज़ 15, इसमें से 5 में निकाल दूंगा, सॉरी ये 10 निकाल दूंगा, तो मेरे पास जो फ्री स्लैक है डैट वो आ जाएगा 5। यानी कि बेसिकली मेरे पास इन 2 एक्टिविटीज़ में 5 दिन का लेवरेज मौजूद है। यानी कि अगर लेट से मैं जो एक्टिविटी है जो मेरे पास फर्स्ट एक्टिविटी थी, इसको मैं A अगर कह दूं और ये B है, सो अगर मैं एक्टिविटी A जो है मैं 5 दिन के डिले के बाद भी मैं आगे लेके चलूँ या 5 दिन मज़ीद भी कंज्यूम कर लूँ तो एक्टिविटी B पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटर्न आगे प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। ओके, सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी इज़ बेसिकली द लाइकलीहुड द ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ चेंज वंस द प्रोजेक्ट इज़ इनिशिएटेड। क्रिटिकल पाथ इज़ द नेटवर्क पाथ दैट हैज़ या हैव द लीस्ट स्लैक इन कॉमन, ठीक है। कोई भी पाथ जिसमें जो है स्लैक नहीं होगा डैट वुड बी द क्रिटिकल पाथ, यानी कि उसमें आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, सबसे कम उसमें जो है स्लैक होगा। और सेंसिटिविटी कहा जाता है कि जी क्या लाइकलीहुड है, क्या प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज हो जाएगा वंस द प्रोजेक्ट इज़ इनिशिएटेड। हो सकता है देखें जब हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे कुछ क्रिटिकल पाथ होते हैं, कुछ नियर क्रिटिकल पाथ होते हैं। सो हो सकता है एट टाइम्स होता क्या है कि जो नियर क्रिटिकल पाथ होते हैं वो बेसिकली टेक ओवर कर लेते हैं और वो क्रिटिकल पाथ बन जाते हैं। सो ये जो है सेंसिटिविटी इस चीज़ का नाम है। उसके बाद ये टाइप ऑफ रिलेशन है, जिस तरह आप सिंपल देख रहे हैं A B C जो फर्स्ट फिगर में है कि B जो है डैट इज़ प्रिसीडेड बाय A इज़ प्रिसीडेड बाय नथिंग और C इज़ प्रिसीडेड बाय B। अब X Y Z जो सेकंड एग्जांपल उसमें आप देख रहे हैं कि X Y और Z जो हैं वो आर प्रिसीडेड बाय X, ठीक है, और X जो है यहाँ बर्स्ट एक्टिविटी होगी। M जो है थर्ड एग्जांपल में वो मर्ज्ड एक्टिविटी है,
ठीक है, मगर तीनों JKL तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। और यहाँ आप लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये क्रॉसओवर भी हो रहा है एरोस का। ओके, सो उसके बाद जो है हम प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक या PERT के ऊपर आ जाते हैं। PERT बेसिकली इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू schedule, organize and coordinate tasks within a project. It is basically a method to analyze the task involved in completing a given project, especially the time needed to complete each task and to identify minimum time needed to complete the total project. PERT का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली R&D में इसके ज़्यादा यूजेज हैं और जहाँ एम्बिग्यूटी होती है वहाँ यूज़ किया जाता है। स्केड्यूल करने के काम आता है, ठीक है, टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट, और इस तरह से हमें ये एनालाइज करके देता है कि हमारे पास टाइम आ जाता है कि जी जल्द से जल्द कितना कब फिनिश होगा, या लेट करना चाहें तो कब तक हम लेके जा सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली PERT का द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PERT इज़ टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड टू रिड्यूस बोथ टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा सोल्यूशन तो लाजमी आता है आपके पास कॉस्ट भी कम आएगी और आपके पास जो टाइम है वो भी कम कंज्यूम होगा अगर हम इसको फॉलो करेंगे। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन जो है डाटा इंटरनेट फॉर वेरी लार्ज स्केल वन टाइम नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एट अ हाई डिग्री ऑफ इंटर टास्क डिपेंडेंसी, प्रोजेक्ट विच रिक्वायर अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, यहाँ तक कॉमन ही है CPM के साथ, सम ऑफ विच मस्ट बी परफॉर्म सिक्वेंशली एंड अदर्स कैन बी परफॉर्म इन पैरेलल विद अदर एक्टिविटीज़। सो बेसिकली वही है जो CPM भी इन्हीं कामों के लिए यूज़ होता है, बट कह लें कि एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है कि R&D वगैरह या जहाँ अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है वहाँ यूज़ होता है। प्लानिंग अगर हमने करनी है सो इस तरह से हम चलेंगे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड माइलस्टोन बेसिकली मेजर डिलीवरेबल होते हैं, या फिर कह लें कि हमने कह लें कि एक मेजर चीज़ हमने अचीव की है। लेट से अब अगर एक घर बन रहा है तो उसका पहला माइलस्टोन क्या होगा कि उसकी जो है वॉल्स वगैरह बन गई। आगे अगला माइलस्टोन हो सकता है वो कहे कि जी लेंटर डल गया। उससे अगला माइलस्टोन होगा कि जी दरमियान में तमाम जो पाइपिंग वगैरह है और वो सारा काम हो गया, सैनिटरी वर्क्स वगैरह हो गए, फिर आगे प्लस्तर वगैरह होगा और वाइट वॉश वगैरह। सो इस तरह ये डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं। सो हमने पहले उनको आइडेंटिफाई करना कि हमारे प्रोजेक्ट में वो क्या होंगे। उसके बाद जो है इसका जो सीक्वेंस है वो हमने एक्टिविटीज़ का प्रॉपर रखना है। उसके बाद वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम, अभी आगे चल के हम देखते भी हैं। यूजिंग द एक्टिविटी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ नोड इन द नेटवर्क एंड द एरोज रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन एक्टिविटीज़। डिस्कस करते हुए भी हमारे हैं, ठीक है, मज़ीद क्लियर हो गया आप लोगों को। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है, वीक्स आर कॉमन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, और जो भी यूनिट आपने यूज़ करना है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट, ठीक है। अगर डेज़ यूज़ कर रहे हैं सो फिर थ्रू आउट डेज़ यूज़ करें, वीक्स यूज़ कर रहे हैं तो वीक यूज़ करें एंड सो ऑन, ठीक है। टाइम के लिए मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट एस्टिमेट्स यूज़ होते हैं, वो यहाँ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी कि वो द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कम्प्लीटेड, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट लाइकली टाइम, द कम्प्लीशन टाइम हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद है पेसिमिस्टिक टाइम, यानी कि द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी माइट रिक्वायर। सो जब ये तीनों आपके पास टाइम आ जाते हैं किसी एक एक्टिविटी या माइलस्टोन के लिए, सो हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, फिर पेसिमिस्टिक टाइम है, जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ओवरऑल जो है इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल पाथ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द क्रिटिकल पाथ इज डिटरमिन्ड बाय एडिंग द टाइम्स फॉर द एक्टिविटी in each sequence and determining the longest path in the project. The critical path determines the total calendar time required for the project. If the activity outside the critical path speed up to slow down, ठीक है, यानी कि लिमिट्स के अंदर total project time does not change. मगर बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम डाट अ नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट प्रोजेक्ट इज रेफर टू एज स्लैक टाइम। स्लैक टाइम को हमने डिस्कस किया। नॉर्मली जो हमारे पास क्रिटिकल टाइम होता है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो उसका टाइम होता है क्रिटिकल पाथ का, बेसिकली वो टाइम होता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, और बेसिकली उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोई स्लैक या मिनिमम होता है या स्लैक होता नहीं है, ठीक है। और ओके आगे चलते हैं। बाकी जो है द क्रिटिकल पाथ इज़ नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। अगर आपको क्रिटिकल पाथ नहीं पता लग रहा है, यानी कि स्लैक जो है आपको यानी कि स्लैक यानी कि फाइंड आउट करना है, आपको उस तरह नहीं पता लग पा रहा, सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, फिर लेट स्टार्ट है और लेट फिनिश, ठीक है। ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे हम चल के एग्जाम्पल जब करते हैं आप देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा,
ठीक है। उसके बाद जो है जैसे जैसे रियल टाइम में आपके पास अपडेट डाटा आता जाएगा, आप पर्ट को अपडेट करते जाएंगे ताकि आपके पास जो एस्टिमेटेड टाइम्स और वो तमाम चीज़ें वो अपडेट होती जाएं और आपके पास रियलिस्टिक फिगर आती रहे जो कि आप हायर मैनेजमेंट को या अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम को दिखा सकें। उसके बाद ये एग्जांपल है, डिफरेंट आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है एक्टिविटीज़ है उनकी डिस्क्रिप्शन है, फिर प्रीडिसेसर बताएं कि कौन सी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डैश का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है, स्टार्ट में है। और इसी तरह फिर देख रहे हैं इसके 3 टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम, ये तमाम कैलकुलेट हुए हैं। इनको जो है अब हम आगे चल के सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो उम्मीद है कि जो तमाम ये अभी डिस्कशन किया ये वहाँ आपकी कन्फ्यूजन जो भी दूर हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। ओके जी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल, बिल्कुल उसी का जो है ये चार्ट है जो कि बनाया गया। एक्टिविटीज़ हैं, उसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी कि जो लीस्ट टाइम है, पेसिमिस्टिक टाइम जो मैक्सिमम टाइम है, और मोस्ट लाइकली टाइम या फिर ऑन एवरेज या फिर कह लें जो कि आपका गैस जो कि मिड में लाई कर है, उसकी बेस पे एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट किया। इंडिपेंडेंसेस की मोड पे हमने एक ये नोट्स के रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया। ए और बी चूँकि प्रीडिसेसर थी, इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद सी, डी और ई, एफ, ठीक है, ये हमने यहाँ सी, डी, ई और एफ ये जो डिपेंडेंसी उस तरह हमने ये नोट किया। उसके बाद आई जो है इवेंचुअली वो भी ए के ऊपर डिपेंड था, वो आ गया। उसके बाद जी, एच जो है सी और डी के ऊपर डिपेंड था, सो उनके हमने लिंकेजेस निकाले। और जे जो था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन ई, जी एंड एच, सो देयर इट इज़ ई से एक लाइन गई जी और एच, और हमारे पास एक्टिविटी की जो कि एफ, आई और जे पे डिपेंड है, सो एफ, आई एंड देयर इट इज़ जे। और ये हमारे पास इवेंट्स हैं स्टार्ट और फिनिश के, ये बना लें, ठीक है, ना बनाएं तो भी कोई इशू नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ जहाँ हमने इसका बेसिकली कह लें कि तमाम एनालिसिस जो बेसिकली हमने करना था उसको हम देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से, और ओके अगर हम देखें यहाँ एक्टिविटी ए है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज़ एक्टिविटी ए, दैट इज़ एक्टिविटी बी। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दैट वाज एक्टिविटी ए, ये हमारे पास यहाँ आनी है एक्टिविटी बी। अगर आप चाहें तो हम यहाँ एक इवेंट बना देते हैं स्टार्ट का, जो कि ज़रूरी नहीं है मगर फिर भी हम यहाँ बना देते हैं स्टार्ट के लिए। ठीक हो गया। अब ए बी जो है उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं दोज आर डी एंड डी, सो हम यहाँ लिख देते हैं डी और ई। अच्छा, यहाँ जो इसका नोमेनक्लेचर होगा वो कुछ इस किस्म से होगा कि ये आपके पास सर्कल है, यहाँ आपके पास आईडी आ जाएगी, यहाँ उसके पास उसकी एक्सपेक्टेड टाइम या ड्यूरेशन, यहाँ आपके पास अर्ली स्टार्ट, यहाँ आपके पास अर्ली फिनिश, यहाँ आपके पास लेट स्टार्ट और यहाँ आपके पास लेट फिनिश। ठीक हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है, साथ साथ ड्यूरेशन भी लिखते जाते हैं। सो ए बी की ड्यूरेशन हमारे पास है तकरीबन 12, 9 और सी डी है 10 और 10। सो ए बी यानी कि ये आपके पास 12, ये हमारे पास 9 और उसके बाद सी डी था, डी हमारे पास 10 है, और यहाँ हम जो है सी लिख देते हैं जो कि हमारे पास 10 है। उसके बाद जो है ई और एफ जो है दैट इज़ 24 एंड 10, सो ईदर इट इज़ 24, और हमारे पास एक्टिविटी एफ है जो कि हमारे पास यहाँ 10 है, और यहाँ इनके हम लिंकेजेस बना देते हैं। दिस लिंक शेयर, यहाँ लिंक है
प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, उसके बाद बी जो है डी के लिए, और हमारे पास ये ई के लिए भी। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास यहाँ एक्टिविटी आई है इवेंचुअली, बल्कि उसको बाद में देख लेते हैं। उसके बाद एफ हो गया, उसके बाद हमारे पास है जी और एच जो कि सी और डी पर डिपेंड है, 35 और 40। जी 35 और एच जो कि है 40। दोबारा लिख देते हैं इसको 40। ये सी पे डिपेंडेंट है, ये हमारे पास डी पे डिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी आई है जो कि हमारे पास ए पर डिपेंडेंट है, 15 डेज एक्टिविटी आई, और ये हमारे पास आ गया 15। ओके जी, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ एक्टिविटी जे है जो कि 4 डेज है, और हमारे पास एक्टिविटी के है जो कि हमारे पास 9 डेज है। अब एक्टिविटी के जो है वो डिपेंड कर रही है आपके पास ई, जी और एच पे। ये हमने ई से एरो बना दिया, ये हमारे पास जी से एरो आ गया, और ये हमारे पास एच से एरो आ गया। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ एक्टिविटी के है वो भी हमारे पास एफ, आई और जे पे है। सो दैट इज फॉर ई जे, और ये हमारे पास जो है वो एक्टिविटी आई से है, और हमारे पास ये एक्टिविटी डिपेंड कर रही है एफ के ऊपर। सो देयर इट इज़ फ्रॉम एक्टिविटी। सो ये हमारे पास जो है ये टेबल अब कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके फॉरवर्ड लूप के ऊपर। फॉरवर्ड लूप होता है बेसिकली, हमने स्टार्ट से शुरू से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। देखें अर्ली स्टार्ट, यहाँ नोमेनक्लेचर को अगर दोबारा देखें, यहाँ हमारे पास आना है अर्ली स्टार्ट, ठीक है। सो अर्ली स्टार्ट कम से कम टाइम कितना लगेगा, ये तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे वो डे 0 होगा। सो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी हमारे पास डे 0 होगा, और बी के लिए भी क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये भी डे 0 पे अर्ली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि अर्लीस्ट कितना स्टार्ट हो सकता है, लाजम होता है डे नेगेटिव में जा सकते हैं। अर्ली फिनिश कितना हो सकता है, देखें जी इस काम को 12 दिन लगने ही लगने हैं। सो अर्ली फिनिश जो है वो इसका 12 डे ही हो सकता है, डे नंबर 12। इसी तरह इसका अर्ली फिनिश कितना हो सकता है, डे नंबर 9 हो सकता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 9 डेज है। अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर। देखें जो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं सी, एफ और आई, ये तीनों डिपेंड कर रही हैं आपके पास एक्टिविटी ए के ऊपर। जब तक एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं होगी ये तीनों नहीं स्टार्ट हो सकती। सो इनका अर्ली स्टार्ट भी हम करना चाहें सो वो डे 12 के ऊपर ही पॉसिबल है, जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी। सो इस वजह से इन तीनों का जो अर्ली स्टार्ट है वो होगा 12। अब अर्ली फिनिश आपके आई के केस में कितना होगा, 12 प्लस 15 यानी कि 27। इसी तरह हमारे पास एक्टिविटी एफ 12 प्लस 10 यानी कि 22, और एक्टिविटी सी जो कि 12 प्लस 10 22 अगेन। इसी तरह अगर हम यहाँ एक्टिविटी डी की बात करें, सो इसका अर्ली स्टार्ट देखें, डी और ई चूँकि डिपेंड कर रही हैं बी के ऊपर, सो ये 9 डेज से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। सो यहाँ 9 आ गया। अब डी का जो अर्ली फिनिश है वो हमारे पास 19 डेज से पहले पॉसिबल नहीं, क्योंकि 9 प्लस 10, और इसी तरह हमारे पास एक्टिविटी ई जो है वो भी 33 डेज से पहले नहीं हो सकती। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी यहाँ आ रही है एक्टिविटी जी जो कि डिपेंड कर रही है आपके पास एक्टिविटी सी के ऊपर। देखें अर्ली जो है आपके पास, अगर आप जल्द से जल्द भी जी को स्टार्ट करना चाहें सो डे नंबर 22 से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। सो यहाँ हम लिखेंगे 22, और उसके बाद जो है 22 प्लस 35 जो कि हमारे पास बनेगा 57, और इसी तरह एक्टिविटी एच जो कि डिपेंड कर एक्टिविटी डी के ऊपर, और डेट इज़ अराउंड, यानी कि हमारे पास इसका अर्ली स्टार्ट जो है वो हमारे पास होगा 19, और अर्ली फिनिश जो इसका जल्द से जल्द भी फिनिश हम करना चाहें तो 40 दिन लगेंगे, 40 प्लस 19 यानी कि डे नंबर 59 के ऊपर। इसी तरह जब हम एक्टिविटी जे के ऊपर आते हैं, अब एक्टिविटी जे डिपेंड कर रहा है
आपके पास एक्टिविटी जी के ऊपर, एच के ऊपर, ई के ऊपर। अब देखें मसला ये है कि जब तक ये तीनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी एक्टिविटी जे स्टार्ट नहीं हो सकती। सो 33 भी आउट ऑफ ऑप्शन है, 57 भी आउट ऑफ ऑप्शन है, क्योंकि एक्टिविटी एच ने 59 डे अर्लीस्ट लगाने ही है। सो इस वजह से जो इसका अर्ली स्टार्ट होगा वो होगा 59 के ऊपर, और इसका जो फिनिश होगा अर्ली फिनिश वो हो सकता है 63 के ऊपर। अब आपके पास जो एक्टिविटी की है वो भी डिपेंड कर रहा है आई के ऊपर, एफ के ऊपर और जे के ऊपर। 27, 22 आर आउट ऑफ ऑप्शन, क्योंकि एक्टिविटी जे जो है डैट इज़ गोइंग टू टेक 63 डेज। सो इसका अर्ली स्टार्ट जो है वो हमारे पास 63 होगा, और जो इसका अर्ली फिनिश है वो 9 डेज और ये हो जाएगा 72 डेज़ के ऊपर। सो यहाँ जो है हमारे पास फॉरवर्ड पास हो जाता है कंप्लीट। अब एक और काम भी आप कर सकते हैं कि जी यहाँ से इसी तरह इन दोनों को आप यहाँ से मीट करा दें और यहाँ पे इवेंट जनरेट कर दें फिनिश का। अगर ना भी करें तो भी खैर है। अगर हम अब लेट फिनिश की बात करें, देखें प्रोजेक्ट में हम डिले नहीं चाह सकते, तो इस वजह से ये तो डे नंबर 72 पे इसको ख़त्म होना ही है, ठीक हो गया। मगर जो इसका लेट फिनिश लेट स्टार्ट हो सकता है के में कितना स्लैक है, तो वो 9 डेज़ लगने से हम 60 डे नंबर 63 पे इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। देखें हमारे पास फिनिशिंग टाइम भी आ गया यहाँ से, ठीक है, कि प्रोजेक्ट इतने दिन लेगा। और उसके बाद एक्टिविटी जे जो है वो लाजमी बात है 63 आपके पास जो है हम कितना लेट फिनिश उसे कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये डे नंबर 63 पे हमें चाहिए, सो इसका मतलब है कि एक्टिविटी जे अगर 63 डेज़ के ऊपर स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोजेक्ट डिले होगा। ये अगर 63 डे पे स्टार्ट हो रहा है, सो इसका मतलब है कि जो इसका लेट स्टार्ट है वो डैट वुड बी 63 - 4 यानी कि 59। इसी तरह जब हम आ जाते हैं एक्टिविटी एच के ऊपर, अब देखें तीन आपके पास जो है यहाँ डिपेंड कर रही हैं इसके ऊपर। एक्टिविटी ई भी डिपेंड कर रही है, एच भी डिपेंड कर रही है और जी भी डिपेंड कर रही है। एक्टिविटी जी की बात करें, सो हम यहाँ देखते हैं कि जी जो लेट अगर हम लेट भी करना चाहें तो हम डे नंबर 59 तक चल सकते हैं। सो हमें यहाँ लिखेंगे 59। अब 59 ये लिखा है और 35 डेज़ इसको लगने। सो इसका मतलब है कि अगर मैं इस एक्टिविटी जी को डे नंबर 24 पे भी स्टार्ट करूँ, मैं ऑन टाइम होऊंगा। एक्टिविटी एच की बात करता हूँ, यहाँ भी अब आपके पास ये 59 आएगा, 59 - 40 यानी कि 19। इसी तरह एक्टिविटी ई के लिए यहाँ आपके पास जो लेट फिनिश है वो डे नंबर 59 है, 24 से सब्ट्रैक्ट करें, सो ये हमारे पास बनता है 35, यानी कि डे नंबर 35 पे भी एक्टिविटी ई स्टार्ट हो तो प्रोजेक्ट आपका डिले नहीं हो रहा होगा। ओके, तो उसके बाद जो है हमारे पास एक्टिविटी डी है। एक्टिविटी डी डिपेंड कर रही है एच के ऊपर, और यहाँ हम देखते हैं कि ये 19 के ऊपर इसका लेट स्टार्ट है, सो हम यहाँ 19 से ज़्यादा लेट नहीं हो सकते। ये 10 दिन लेगा, इसका मतलब है डे नंबर 9 के ऊपर स्टार्ट होना चाहिए। एक्टिविटी सी जो है यहाँ हम देखते हैं कि डे नंबर 24 तक भी अगर हम ख़त्म कर रहे हैं इसे, तो वो जो है प्रोजेक्ट हॉल्ट नहीं होगा, यानी कि आप यूँ समझ लें जो इसका लेट स्टार्ट है वो इसका लेट फिनिश है, क्योंकि ये एक्टिविटी ख़त्म होगी तो ये स्टार्ट हो पाएगी। 10 इसमें से माइनस करें तो आपके पास ये 14 बनता है, यानी कि डे नंबर 14 पे भी ये स्टार्ट हो तो प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह एक्टिविटी एफ आ जाती है। एक्टिविटी एफ अब डिपेंड कर रही है आपके पास यहाँ के की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, सो इसका मतलब है कि ये डे नंबर 63 तक भी अगर ये कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बनेगा 53 इसका लेट स्टार्ट, और एक्टिविटी आई भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ भी 63 आएगा और इसका जो लेट स्टार्ट है डैट वुड बी 48। अब हमारे पास यहाँ एक्टिविटी ए है, वो डिपेंड कर रहा है आपके पास यहाँ आई के ऊपर, एफ और सी तीन इसके आगे ब्रश यानी कि एक्टिविटी है जो है बस्ट एक्टिविटी है। अब मसला ये है कि अगर मैं डे 48 पे अगर मैं इसको फिनिश करता हूँ तो मेरा ये पार्ट सी हॉल्ट हो रहा है। डे 53 पे स्टार्ट करूँगा या इसे कंप्लीट करूँगा तो ये हॉल्ट हो रहा होगा। अगर मैं इसको डे नंबर 14 पे ख़त्म करता हूँ तो क्या होगा कि ये तीन में से कोई भी जो आपके पास एक्टिविटी है वो हर्ट नहीं हो रही होगी। सो इस वजह से यहाँ 14 आएगा और लाजमी 12 डेज़ लगेंगे, इसका मतलब है यहाँ 2 डेज़ का लेवरेज है। इसी तरह यहाँ देखें, सो आपके पास यहाँ 35 डे 35 पे स्टार्ट करूँ तो ये एक्टिविटी जो है इसमें मसला होगा, सो इसको मुझे 9 पे करना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ इसका यानी कि 0 है। अब ये जो एक्टिविटी है जिसमें आपके पास कह लें कि स्लैक नहीं होता, वो हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। बल्कि अभी हम स्लैक फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम क्रिटिकल एक्टिविटी पे आते हैं। देखें दो तरह का स्लैक होगा, एक हमारे पास है टोटल स्लैक जो कि होगा आपके पास जो भी हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है,
उसके केस में या तो आप जो है लेट फिनिश में से आप अर्ली फिनिश माइनस कर लें या आप लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट माइनस कर लें कि चीज़ है। उसके बाद आपके पास है फ्री स्लैक। फ्री स्लैक होगा कि जो अर्ली स्टार्ट होगा नेक्स्ट एक्टिविटी का, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्ली फिनिश आपकी करंट एक्टिविटी का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ अब आ जाता हूँ एक्टिविटी के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, एक्टिविटी के को मैं देखता हूँ। सो यहाँ आप देखें इसके बाद तो कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसका यहाँ से टोटल स्लैक भी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, डैट वुड बी 72 माइनस 72, यानी कि लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश 0। और आपके पास यहाँ जो इसके पास फ्री स्लैक होगा डैट वुड बी, क्योंकि इससे अगली कोई एक्टिविटी नहीं है, सो यही लास्ट एक्टिविटी है। सो 72 माइनस 72 जो ये हो जाएगा 0, सॉरी अर्ली स्टार्ट। सो अर्ली स्टार्ट यानी कि 63 है। सो 63 माइनस 63 डैट वुड बी 0। इसी तरह जो हमारे पास के है उसमें भी देखें। सो यहाँ आपके पास जो टोटल स्लैक है वो आपके पास है 0, और जो फ्री स्लैक है, अब ये देखें जो इसका जो है कहते हैं कि अर्ली स्टार्ट जो है आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी का। ठीक है, यानी कि अर्ली स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी का ये 63, और आपके पास जो अर्ली फिनिश है इस करंट एक्टिविटी का वो है 63। तो इसका मतलब है यहाँ फ्री स्लैक भी हुआ 0। उसके बाद एक्टिविटी जी के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ अगर हम टोटल स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो वो हमारे पास 59 माइनस 57 2 आता है। और अगर हम फ्री स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो इसका देखें अर्ली स्टार्ट, और इसका जो है ये ये इसका अर्ली स्टार्ट और ये इसका अर्ली फिनिश आपके पास आता है। ठीक है, सो यस सॉरी अर्ली स्टार्ट और इसका जो है आपके पास अर्ली फिनिश करंट का। सो वो हमारे पास फ्री स्लैक जो है वो 0 होगा इस केस में। यहाँ हम एच की बात करते हैं। सो यहाँ आपके पास टोटल स्लैक जो है यहाँ भी आपके पास 0 है, और जो फ्री स्लैक है डैट वुड बी इक्वल टू जो हमारे पास ये नेक्स्ट एक्टिविटी है इसका अर्ली स्टार्ट और इसका जो है अर्ली फिनिश 59 माइनस 59 यानी कि 0। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अब इस एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ देखते हैं अब हमारे पास जो यहाँ अब आपके पास यहाँ टोटल स्लैक भी अवेलेबल है। सो टोटल स्लैक जो है डैट वुड बी इक्वल टू अराउंड 59 माइनस 33 यानी कि 26। और अगर हम इसका फ्री स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो वो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि 59 है, और इसका जो अर्ली स्टार्ट है एक्टिविटी जगह 59, और इसका जो अर्ली फिनिश है, ठीक है, डैट इज़ अराउंड 33। सो जब हम इसको जो है अर्ली स्टार्ट एक्टिविटी जगह 59 है, और इसका जो है जब मैं यहाँ से करता हूँ, सो डैट वुड बी थोड़ा सा जो है यहाँ मिस्टेक हो गई है। यस डैट इज़ ऑल राइट। ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ ये 26 ही बनेगा। 59 माइनस 33, हाँ ठीक है 26 ही है इस केस में भी। ठीक है, ओके जी। इसी तरह एक्टिविटी डी के ऊपर बात कर लेते हैं। सो यहाँ टोटल स्लैक जो है डैट वुड बी 0, और जो फ्री स्लैक है वो भी हम यहाँ से देखते हैं कि ये 19 है, और ये भी आपके पास अर्ली फिनिश 19 है, डैट इज़ 0 अगेन। इसी तरह एक्टिविटी हम सी के ऊपर देख लेते हैं। सो इसके केस में जो टोटल स्लैक है डैट इज़ 2 यानी कि 24 माइनस 22, और जो इसका फ्री स्लैक है डैट वुड बी इक्वल टू अर्ली फिनिश फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक, अर्ली स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी और अर्ली फिनिश इसका करंट एक्टिविटी का। सो ये भी हमारे पास है यहाँ 0। इसी तरह जो हमारे पास एक्टिविटी एफ है, अगर हम इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो टोटल स्लैक दैट वुड बी इक्वल टू 63 माइनस 22 41। और इसी तरह अगर हम जो है इसका फ्री स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो डैट वुड बी 63 माइनस 22 यानी कि अर्ली स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी का और इसका अर्ली फिनिश, सो डैट वुड बी 41 एज वेल। एक्टिविटी आई के लिए अगर हम टोटल स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो डैट वुड बी इक्वल टू 36। और इसी तरह अगर हम जो है इसका फ्री स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें 63 माइनस 27, वो भी हमारे पास है 36। ओके, अब हमारे पास कौन सी एक्टिविटी रह गई है, ए और बी।
ओके जी, सो ए और बी के लिए, अगर ए के लिए मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, सो यहाँ इसका जो टोटल स्लैक है डैट इज़ 2, और फ्री स्लैक अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, सो इसमें जो इसकी एक्टिविटी है, ठीक है, अब किसी भी एक्टिविटी का आप अर्ली फिनिश आप निकाल लें, ठीक है, नॉर्मली जो क्रिटिकल होगी, ठीक है, हम उसके साथ इसको जो है देखेंगे। सो 12 ही है सारों के केस में, ये भी 12 है, सो फ्री स्लैक यहाँ हुआ 0, और एक्टिविटी बी के लिए जो है टोटल स्लैक जो है वो भी 0 है, और जो आपके पास फ्री स्लैक है वो भी 0 है। सो अब वो एक्टिविटी हमारे पास यहाँ क्रिटिकल पाथ होगा जिसका स्लैक जो है 0 है। अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, उसको डैश से डिनोट करते हैं, सो वो हमारे पास पाथ बन रहा है ये वाला बी डी, उसके बाद एच जे और के। ये देखें बी और डी, फिर डी के बाद एच, एच के बाद जे, और जे के बाद ये रहा के। सो ये हमारे पास इसका क्रिटिकल पाथ है। सो इस तरह जो है बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। मैं इसको ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप ये तमाम इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो देख सकें। ठीक है, यहाँ से ये बेसिकली एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और इस तरह जो है हमने ये कंप्लीट किया। अब इस एग्जांपल में देखें, सो हमने यहाँ इसका स्लैक भी फाइंड आउट किया है हमने, और उसके बाद जो है हमने टोटल ड्यूरेशन भी फाइंड आउट की, हमें क्रिटिकल पाथ भी हमने फाइंड आउट किया कि बी डी जे के हमारा इसमें जो क्रिटिकल पाथ है कि अगर इसमें डिले होंगी तो प्रोजेक्ट डिले का स्टार्ट होगा, और हमने तमाम एक्टिविटीज़ का अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, उसके बाद अर्ली फिनिश, लेट फिनिश फाइंड आउट किया। सो इस तरह ये CPM पर्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं और CPM को देख लेते हैं। ओके, सो ये एग्जांपल थी जो हमने अभी पर्ट में सॉल्व की है। इसको एक नज़र मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ स्लाइड्स में भी। ये हमने लूप एक जनरेट किया, उसके बाद हमने ये कंप्लीट फिगर हमने बनाई, और उसके बाद अब हम आ जाते हैं CPM के ऊपर। CPM basically it is a method used to determine the longest path through the network diagram. It determines the shortest time a project will take to end. In addition to critical path, determination of near critical is also very important. ठीक है, कि कोई ऐसा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो हो सकता है कि बेसिकली डिले उसकी वजह से ना, मगर कोई जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी वजह से हो सकता है कि आपके डिले आ जाए। अच्छा, why near critical paths are important? Because these are the paths that are close to critical path in duration. Higher the number of near critical path, higher will be the risk. इस वजह से हमें इसको कैटर करना ज़रूरी है। During project's execution, critical paths changes and near critical path can become critical and critical can become non-critical. ये project execution से related ये matter है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पर्ट में की थी वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोट या स्लैक था, ठीक है, 3 टाइप के जो हमारे पास स्लैक हैं, टोटल स्लैक है या टोटल फ्लोट है। अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट एंड डेट और इंटरमीडिएटरी माइलस्टोन। ठीक है, ये वो डेट है यानी कि हम इस अमाउंट से हम डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट एंड डेट, एंड दरमियान में कोई भी आपके पास अगर कोई माइलस्टोन वगैरह उसको डिले किए बगैर। ठीक है, फ्री फ्लोट जो है या फ्री स्लैक जो है, अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ इट्स सक्सेस। यानी कि एक एक्टिविटी कितना एक आप डिले कर सकते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका अर्ली स्टार्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद जो है आपके पास प्रोजेक्ट फ्लोट है, या फिर कहने के ये अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द एक्सटर्नली इम्पोज्ड कंप्लीशन डेट बाय कस्टमर या मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये बेसिकली कंप्लीट प्रोजेक्ट का बेसिकली ये स्लैक इसमें आ रहा होगा कि आप कितना एक डिले कर सकते हैं। ठीक है, सो वो लाजमी बात है, हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें फिनिशिंग डेट पता होगी और हम अपने पूरे स्केड्यूल के हिसाब से निकालेंगे कि जी ये क्या डेट है। मसलन जो अभी हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने फिनिशिंग और वो इवेंट बनाए थे, अगर हम उनकी एक डेट मुख्तस कर दें सो वहाँ से फिर हम ये निकाल सकेंगे प्रोजेक्ट फ्लोट कितना है, फिर हम लास्ट एक्टिविटी से सेपरेट करेंगे। ओके, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया। टोटल स्लैक है, ठीक है, यानी कि लेट स्टार्ट या अर्ली स्टार्ट को सेपरेट कर लें किसी एक इवेंट में, एक एक्टिविटी का, या जो है आप लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश को सेपरेट कर लें। या फ्री स्लैक है, अर्ली स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी का और अर्ली फिनिश करंट एक्टिविटी का। ओके, बेनिफिट्स इसके ये हैं कि जी
दिस इज़ यूजफुल एट मैनी स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथमेटिकली सिंपल है, गिव क्रिटिकल पाथ एंड फ्लोट टाइम, प्रोवाइड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में ये यूज़ होता है, यूज़फुल इन मॉनिटरिंग कॉस्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट हमारा कहाँ जो है चल रहा है। लिमिटेशंस इसकी हैं जी कुछ, स्पेसिफाइड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, ठीक है, हमें जो कुछ रिलेशनशिप हमें डिफाइन करना पड़ता है कैल, उसकी वजह से कुछ लिमिटेशन आ सकती हैं। एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट्स आर सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन जजमेंट, ठीक है, जो भी बंदा डिज़ाइन करे उसकी अपनी जजमेंट है, ठीक है, ये चेंज भी हो सकती हैं। कैन बी मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैन गैंट चार्ट्स, ठीक है, गैंट चार्ट्स ये इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। गैंट चार्ट जो है, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट के ऊपर जो है आपको दिखाया था, उसको बार चार्ट्स भी कहते हैं। सो उससे जो है एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो सकता है इसको समझना कुछ के लिए। द टाइम नीडेड फॉर टास्क इज़ नॉट एज क्लियर एज विद गैंट चार्ट्स, ठीक है, ये थोड़ा से इसके जो है कह लें कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, अच्छा, इसमें दो मैंने आपको बताए थे कि एक एक्टिविटी ऑन नोड है और एक एक्टिविटी ऑन एरोज है। एक्टिविटी ऑन नोड्स जो है वो ज़रा सिंपल है, एक्टिविटी ऑन एरोज जो है चीज़ वही है, बट थोड़ा सा जो है कह लें कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ हमारे पास यहाँ डिफरेंट 8 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इनकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ हैं और इनका एक्टिविटी टाइम है, और इसको जो है अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह जो हम इसका क्रिटिकल पार्ट डेवलप करेंगे। ओके जी, सो ये हम आगे हैं यहाँ, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन है, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं और एक्टिविटी टाइम कितना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी ए के साथ, और एक्टिविटी ए की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं है, सो यहाँ हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी ए। उसके बाद जो एक्टिविटी हमारे पास हैं बी सी डी, ये तीनों हमारे पास डिपेंड कर रही हैं आपके पास ए के ऊपर। सो यहाँ हमारे पास बी, सी और डी। और डी, ओके। उसके बाद जो है हमारे पास जो एक्टिविटी हैं ई, जो कि बी और सी पर डिपेंड है, सो यहाँ ई आ गया, और ये हमारे पास डिपेंड कर रही है बी के ऊपर और सी के ऊपर। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है एफ, जो कि बी, सी और डी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एफ, सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन बी, सी और यहाँ अब हमारे पास एफ भी आएगी, एक्टिविटी एफ, इसका समवट कुछ इस तरह से हम लेके चले जाते हैं। सो ये तीनों एक्टिविटीज़ हो गई। अब उसके बाद जो हमारे पास एक्टिविटी होगी जी, जो कि हमारे पास एफ पे ऊपर डिपेंड कर रही है, सो जी, और ये आपके पास आ गई एक्टिविटी एफ, और इसको भी प्रॉपर बना लेते हैं। और हमारे पास यहाँ एक्टिविटी एच है, जो कि ई और जी के ऊपर डिपेंड है। ये हमारे पास एक्टिविटी जी, और ये हमारे पास एक्टिविटी ई। सो ये बेसिकली हमारे पास चार्ट बने, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप है। अच्छा, जब हम CPM के लिए बनाते हैं और रेक्टेंगल फॉर्म में बनाते हैं, तो कुछ इस तरह का नोमेनक्लेचर इसका होगा कि यहाँ आपके पास ID आ रही होगी ABCD, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी टास्क है, यहाँ जो है आपके पास आ रहा होगा अर्ली स्टार्ट, यहाँ आपके पास आ रहा होगा अर्ली फिनिश, ठीक है, यहाँ आपके पास आ रहा होगा लेट स्टार्ट, और यहाँ आपके पास आ रहा होगा लेट फिनिश, ठीक है, और यहाँ जो है सिंपल आपने जो है यहाँ ड्यूरेशन देनी है, ठीक है, और यहाँ जो रह गई है वैल्यू, यहाँ आपके पास स्लैक आ जाएगा, ठीक है, जो कि यानी कि अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट सिंपल आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आपने लिख देना। सो इस तरह बेसिकली हमारे पास ये होगा। अब जो है ये मैंने ये चार्ट्स बनाए, बेसिकली इनको सिंपल असेंबल करना है, सो इनको मैं असेंबल कर लेता हूँ और फिर जो है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके जी, सो ये रीअरेंज कर लिया हमने, और
अब जो है हम देख लेते हैं इनको बारी बारी। सबसे पहले एक्टिविटी ए है। एक्टिविटी ए का जो हमारे पास ड्यूरेशन है डैट इज़ अराउंड 5 डेज़। ठीक है, सो हमने यहाँ ड्यूरेशन लिख दिया 5। उसके बाद एक्टिविटी बी, सी और डी 15, 10 और 5। बी यहाँ आएगा 15, सी 10 और डी 5। और उसके बाद ई एफ है जो कि 15 और 10 है। ई और एफ यानी कि 15 और 10। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी जी है जो कि 170 है। और एक्टिविटी एच है जो कि अराउंड 35 है। अब अगर हम इसकी सिंपल डिपेंडेंसीज देखें, सो ए जो है वो बी सी डी की जो है वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। सो देयर इट इज़ बी सी और हमारे पास डी। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक्टिविटी ई है वो डिपेंड कर रही है बी और सी पे। सो देयर इट इज़ फ्रॉम बी और सी। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक्टिविटी एफ है डैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन बी, सी एंड डी। सो दैट इज़ बी, ये हमारे पास आया सी की तरफ से एरो और ये आ गया डी की तरफ से। उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी जी जो कि हमारे पास डिपेंडेंट है सिर्फ एफ के ऊपर। सो देयर इट इज़। और हमारे पास जो एक्टिविटी एच है वो डिपेंड करेगी ई और जी के ऊपर। सो ये एक्टिविटी ये है और ये एक्टिविटी है जी। इसको थोड़ा सा इसे रिमूव कर लेते हैं। ओके जी, ऑल गुड। अब हम आ जाते हैं यहाँ वैल्यूज़ के ऊपर। जो एक्टिविटी ए है हमारे पास लाजमी बात है वो अर्ली स्टार्ट इसका जो है डे 0 के ऊपर हो सकता है और इसने 5 डेज़ कम से कम इसको लगेंगे। सो यहाँ 5 आएगा आपके पास। अब ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं बी, सी और डी, इनके लिए लाजमी बात है इसको यहाँ 5 डेज़ यहाँ लगेंगे। 5 डेज़, 5 डेज़ एंड 5 डेज़। एक्टिविटी जो डी है उसकी ड्यूरेशन ही 5 डेज़ है। सो ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास यहाँ 10 डेज़ में। एक्टिविटी सी जो है वो भी आपके पास यहाँ 10 है। सो ये 15 हो जाएगा और ये हमारे पास 15 है। सो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम एक्टिविटी ई की बात करें तो वो डिपेंड कर रहा है सी के ऊपर और बी के ऊपर। जब तक ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी एक्टिविटी ई स्टार्ट नहीं हो सकती। सो इस वजह से जो इसकी जो अर्ली स्टार्ट है वो होगा 20। 10 डेज़ लगेंगे। सो ये हो गया 30। इसी तरह एक्टिविटी एफ है। सो ये एक्टिविटी एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास यहाँ बी, सी और डी तीनों पे। अब एक्टिविटी डी जो है वो एंड हो रहा है 10 डेज़ में, सी है 15 और बी है 20। सो जब तक आपके पास यहाँ 20 डेज़ तक जो है ये एक्टिविटी बी कंप्लीट नहीं होगी अर्लीस्ट, ये स्टार्ट नहीं हो सकता। 15 डेज़ इसको लगेंगे। सो डैट वुड बी अराउंड 35। अब ये जो 35 डेज़ हैं लाजमी बात है ये इसका अर्ली स्टार्ट होंगे। सो 35 और 170 करते हैं। सो डैट बिकम्स 205। सो ये एक्टिविटी जो है या तो 30 डेज़ बाद स्टार्ट हो सकती है 205। सो चूँकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी ये ख़त्म ये एक्टिविटी एच नहीं स्टार्ट हो सकती। सो डैट वुड बी 205। 205 और ये एक्टिविटी एंड होगी 35 और यह बन जाएगा 240।
देखें अब हमारा एम क्या है कि हमने इसको डिले नहीं कराना। सो इसका मतलब है कि जो इसका लेट फिनिश है वो आपको रखना पड़ेगा 240 पे। सो इसका जो लेट इसका स्टार्ट हो सकता है डैट वुड बी 205। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इस एक्टिविटी की, ठीक है, सो ये एक्टिविटी जो है इसका जो लेट स्टार्ट है वो 205 है। सो इसका मतलब है कि ये हम 205 डेज तक जो है ये फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 205 डेज तक स्टार्ट होना चाहिए, इसका मतलब एक्टिविटी जी है डैट शुड इनिशिएट ऑन डे नंबर 35। एक्टिविटी ई की बात करता हूँ। सो यहाँ जो है 205 अब आपके पास आएगा कि डे नंबर 205 तक जो है आप ये कर सकते हैं। सो इसका जो लेट आपके पास स्टार्ट बनेगा डैट वुड बी 195। ठीक है, यानी कि डे नंबर 195 पे भी ये स्टार्ट करें सो आपका प्रोजेक्ट लेट नहीं हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं अब इस प्रोजेक्ट की, ठीक है, यहाँ आप देखें जो इसका लेट स्टार्ट है, इसका मतलब है कि हमें ये प्रोजेक्ट जो है लेट भी हो जाए हमें डे 35 पे ये हर हाल में रेडी चाहिए। सो इसका मतलब है कि ये हमें डे नंबर 20 के ऊपर कह लें कि हमें ये लेट भी हो जाए डे नंबर 20 के ऊपर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी डी के ऊपर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें जो है हमारे पास एक्टिविटी डी है, ठीक है, वो प्रीसीडिंग यानी कि किन को कर रही है, वो सिर्फ आपके पास एक्टिविटी एफ को कर रही है। सो इसका मतलब यह है कि ये हमें हर हाल में डे नंबर जो 20 है उसके ऊपर ही हमें रेडी चाहिए। ठीक है, सो अगर ये हमें डे नंबर 20 के ऊपर रेडी चाहिए, सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे डे नंबर 15 के ऊपर भी स्टार्ट कर दूँ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आपके पास जो है ये डे नंबर 20 के ऊपर आपको कंप्लीट चाहिए। अब अगर जो है आप इसे डे नंबर 10 के ऊपर भी स्टार्ट करेंगे, आप जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्टिविटी बी के ऊपर जो है अगर हम देखते हैं कि जो है चूँकि वो भी डिपेंड कर रहा है एफ़ के ऊपर, और यहाँ हमें हर हाल में जो है ये डे नंबर 20 के ऊपर कंप्लीट चाहिए। सो इस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें यानी कि डे नंबर 5 के ऊपर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम एक्टिविटी ई की बात करते हैं, एक्टिविटी ई डिपेंड कर रहा था आपके पास सी के ऊपर और बी के ऊपर। अब देखें इशू ये है कि ई के लिए तो भले आपके पास यहाँ लेवरेज है, मगर एक्टिविटी एफ़ वहाँ सफ़र कर रही है, और एक्टिविटी एफ़ सफ़र करेगा तो आपके पास ये बाकी पूरा प्रोजेक्ट सफ़र करेगा। सो इसका मतलब है कि जो एक्टिविटी ई थी वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, मगर जो एक्टिविटी एफ़ है आपके पास वो आपके पास यहाँ क्रिटिकल एक्टिविटी बन रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले में जा सकते हैं। सो इस वजह से हमने उसकी डेडलाइन की। अगर इस तरह आपके पास केस आ जाए जो आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है, आप उसको बेसिकली कंसिडर करते हैं। अब हम एक्टिविटी ए के ऊपर आ जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो लेट स्टार्ट है 15 है, इसका 10 है और इसका 5 है। सो यहाँ आपके पास ये जो मिनिमम वैल्यू है वो ली जाएगी, दैट वुड बी 5। सो 5 - 5 0। सो अब अगर हम स्लैक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो ये देखें बड़ा सिंपल हो गया। 205 - 205 दैट इज़ 0। 35 - 35 ये भी 0 है। 20 - 20 0। 15 और 5 ये आपके पास 10 हो गया। उसके बाद ये 5 और 10 आपके पास हो गया 5, ये और 5 और 5 हो गया 0, और ये 0 0 0। सो अगर हम यहाँ से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो वो हमारे पास बन रहा है ए बी, उसके बाद हमारे पास यहाँ एफ है, उसके बाद हमारे पास जी है और एच है। इनको हम अब डॉटेड लाइन से भी हम यहाँ शो करा देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ पहले यहाँ आया, फिर हमारे पास ये क्रिटिकल पाथ जो है कुछ ये डायरेक्शन फॉलो करेगा, उसके बाद ये और फाइनली ये। सो ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पाथ आ गया। अब हमने एक चीज़ फाइंड आउट की है, यहाँ हमने जो ये फाइंड आउट करते गए हैं दैट इज़ द टोटल स्लैक, मगर हमने फ्री स्लैक कभी भी फाइंड आउट नहीं किया। सो फ्री स्लैक भी फाइंड आउट कर लेते हैं इस केस में। सो फ्री स्लैक क्या होगा, देखें फ्री स्लैक का फॉर्मूला था आपके पास सिंपली जो अर्ली स्टार्ट था आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी का, और इसका जो है अर्ली फिनिश। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्टिविटी तो कोई है नहीं, सो अर्ली फिनिश जो है वही उसका अर्ली स्टार्ट होगा। सो डैट वुड बी फ्री स्लैक इस केस में होगा 0। इसी तरह अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी जी के ऊपर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका
आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका जो उसका अर्ली स्टार्ट है दैट इज़ 205 और इसका अर्ली फिनिश जो है दैट इज़ 205। सो इसका मतलब है फ्री स्लैक यहाँ भी हुआ 0। एक्टिविटी एफ की बात कर लेते हैं जो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अर्ली फिनिश और आपके पास जो अर्ली स्टार्ट है अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश वह हमारे पास सेम है। सो यहाँ भी फ्री स्लैक होगा 0। यहाँ की बात कर लेते हैं। सो आपके पास यहाँ हमने स्लैक नहीं निकाला। ओके, सो 20 माइनस 195 ये आपके पास बनता है अराउंड 175। सो यानी कि 175 डेज़ हम जो है इसको डिले कर सकते हैं और तब ये हमारा प्रोजेक्ट सफ़र नहीं करेगा। ओके जी, सो इसका अगर हम फ्री स्लैक अब फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है, सो डैट वुड बी 205 माइनस 30 यानी कि 165। वो इस तरह के जो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका अर्ली स्टार्ट और इसका जो है अर्ली फिनिश, ठीक है। सो 165 डेज़ का हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो है स्लैक मौजूद है, यहाँ फ्री स्लैक मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है हम एक्टिविटी डी के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी। अब एक्टिविटी डी जो है वो भी एक के साथ ही लिंक अप कर रही है। सो 20 माइनस 10, सो इसका मतलब है यहाँ जो फ्री स्लैक है वो भी आपके पास होगा 10। इसी तरह एक्टिविटी सी जो है अब डिपेंड कर रहा है आपके पास एक्टिविटी एफ के ऊपर भी और ई के ऊपर भी। सो यहाँ जो है जब हमने डिटरमिन करना है, सो यहाँ हमने अर्ली फिनिश जो है हमने इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेनी है, बट इन दोनों केसेस में खैर ये 20 है। सो डैट वुड बी 20 माइनस 15 यानी कि जो फ्री स्लैक है डैट वुड बी 5। इसी तरह जो एक्टिविटी बी है उसके लिए देखें, सो ये 20 है, ये भी 20 है। सो फ्री स्लैक जो है हमारे पास इस केस में जो है वो होगा 0। और हमारे पास अब जो ए है लाजमी बात है, अब ये देखें इन तीनों केसेस में जो इसका अर्ली स्टार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास 5 डेज़ ही है, 5 डेज़ ही, और इसका अर्ली फिनिश भी 5 डेज़ है। सो इसका मतलब है यहाँ भी जो फ्री स्लैक होगा वो होगा 0। सो इस तरह जी ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कंप्लीट होता है। डाट इज़ फॉर द CPM क्रिटिकल पाथ मेथड हमने यहाँ से क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम जो है स्लाइड्स की तरफ दोबारा जाते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको। अच्छा, अभी जो एग्जांपल के उसमें छोटी सी एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो इस वजह से हम ज़रा इसे दोबारा से एडजस्ट करेंगे इस पूरे प्रॉब्लम को और करेक्ट वैल्यूज़ के साथ हम इसे लेके चलेंगे। सो थिंक वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जो हमारे पास यहाँ एफ़ था, जो एक्टिविटी एफ़ थी, उसकी डेट हमने यहाँ 15 डेज़ लिखी हुई, जबकि इन एक्चुअल ये सिंपल जो है हमारे पास ये 10 डेज़ था। सो इस 5 डेज़ की वजह से जो है हमारे पास एक इशू आएगा कैलकुलेशन में। वैसे तो कोई इशू नहीं है, अगर मैं उसे सिंपल जो है हम 15 डेज़ लगा के करें तो भी जो हमने मेथडोलॉजी हमारी वो सही है, बट फॉर द सेक के हमने जो है इसको करेक्टली हमने इसको करना है। सो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ अब हम लिख देते हैं 10। सो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ हमारे पास अब ए है, ए जो है उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी टाइम था 5। सो अब हम इसको ज़रा क्विकली सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम जो है एक्टिविटी ए का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 0 होगा। ड्यूरेशन अर्ली फिनिश इसका 5 होगा। सो ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं इनका भी ये जो टाइम है ये 5 होगा। ये स्लैक यहाँ लिखा रह गया। ओके, सो 5 एंड दिस वुड बी 5 एज वेल। ये आपके पास हो गया 20, ये आपके पास हो गया 15 और ये हो जाएगा 5। और एक्टिविटी डी का जो हमारे पास टाइम है डेट वाज 5 डेज़, 5 डेज़। सो ये भी 5 था। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10। ओके, अब ये हमारे पास 10 है। सो अर्लीस्ट हम इसको कितना स्टार्ट कर सकते हैं? एक्टिविटी एफ जो भी हो जाए ये 20 डेज़ से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बी जो है 20 डेज़ की है। सो 20 10 ये आपके पास हो गया 30। एक्टिविटी ई जो है
ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है 10 डेज़ की थी। सो यहाँ भी एटलीस्ट आपके पास यहाँ 20 डेज से पहले नहीं आ सकती, 20, 10, 30 बिल्कुल सही है। और एक्टिविटी जी जो है वो आप हमारे पास स्टार्ट होगी, सॉरी यहाँ दोबारा गलती हो गई है, ये 30 होना चाहिए, डैट इज़ ऑल राइट नाउ। 30 हो गया। सो ये 30 पे स्टार्ट होगा और ये एक्टिविटी ख़त्म होगी 200 पे, और ये 200 पे स्टार्ट होगा। सो ये एक्टिविटी ख़त्म होगी 235 पे। इसका अर्ली लेट फिनिश जो है वो इसका 235 है। सो 235 से करेंगे हमारे पास 200 बनता है। आपके पास जो है जब यहाँ हम कह लें कि इसको लेट जो है इसका जो फिनिश है वो अगर हम इसे यहाँ 200 करेंगे, सो ये हमारे पास ये 30 आ जाएगा। और इसको जब मैं 200 करता हूँ, सो ये वैल्यू जो है हमारे पास बन जाएगी 190। ओके, सो एक्टिविटी ई 10 डेज ही है। एक्टिविटी ई में भी इशू आ रहा है। एक्टिविटी ई जो है वो बेसिकली यहाँ 15 डेज थी, ठीक हो गया, ओवरलैप हो गए थे उस केस में। सो ये भी हमने मिस्टेक सॉर्ट आउट कर ली, डैट वाज 15 एक्चुअली, और ये हमारे पास जो है बनना था 35। सो फिर ये वैल्यू जो है हमारे पास 190 की जगह 185 होगी। और इसी तरह जो है जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली, ओके ये हमारे पास था 30, और ये वैल्यू हमारे पास इसका जो लेट फिनिश हो सकता है वो हमें हर हाल में ये 30 में चाहिए। सो डैट वुड बी 20 हेयर। ओके, और उसके बाद जो है हमारे पास एक्टिविटीज़ जो है, एक्टिविटी डी है। एक्टिविटी डी भी डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। सो यहाँ आपके पास 20 आ गया और यहाँ आपके पास आ जाएगा 15। यहाँ जो है हमारे पास ये 20 होगा और ये आ जाएगा 10। और एक्टिविटी बी जो है वो हमारे पास यहाँ 20 को हमें हर हाल में चाहिए होगी ड्यू टू एक्टिविटी ई, ठीक है, सॉरी हमारे पास बी के लिए भी, ठीक है, हमें लेट स्टार्ट जो है वो हमारे पास 20 है। सो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू वो यहाँ, सो इसका मतलब है यहाँ आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ भी अब आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 0। स्लैक की बात करते हैं तो इसमें स्लैक 0 है, ये भी 0 है, 0, दिस वन इज़ 0, दिस वन इज़ 0, दिस वन इज़ 0, सॉरी दैट इज़ नॉट 0, दैट इज़ 10। इसको सेट कर देते हैं 1 और 0, ठीक है जी, ये 10 है। और ये जो है आपके पास ये 5 है, ठीक है, और ये हमारे पास बच गया। सो ये हमारे पास है 165। फ्री स्लैक हमने फाइंड आउट, टोटल स्लैक फाइंड आउट कर लिया। अगर हमने अब फ्री स्लैक हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिंपली सो दैट वुड बी 0 इन दिस केस। इस केस में भी जो है ये फ्री स्लैक है 0 आपके पास, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो यहाँ भी जो आपके पास फ्री स्लैक है वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। इसका ये अर्ली स्टार्ट हो रही है, अर्ली फिनिश, ठीक है, ये 0 है। अगर मैं यहाँ फ्री स्लैक की अब बात करता हूँ, सो डैट वुड बी 200 माइनस 35, यानी कि तकरीबन ये 165 बनता है। इसी तरह एक्टिविटी डी जो है उसका जो फ्री स्लैक है डैट वुड बी 10, 20, वो भी हमारे पास 10 आएगा। इस केस में एक्टिविटी सी के लिए फ्री स्लैक जो है डैट वुड बी 15 माइनस 20 ओवर देयर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 5। एक्टिविटी बी जो है 20 माइनस 20, ये हमारे पास फ्री स्लैक इसका 0 होगा। और एक्टिविटी ए का भी फ्री स्लैक जो है हमारे पास होगा 0। सो ये अब हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। सो अब हम जो है इसको यहाँ देख लेते हैं अपने
स्लाइड्स में, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टेप 1 था, हमने प्रेसिडेंस सेट की, एक्टिविटी आईडी, डिस्क्रिप्शन वगैरह तमाम चीज़ें सेट करते हुए हमने उसके फॉरवर्ड पासिंग को हमने किया। उसके बाद हम बैकवर्ड पास पे आए, यानी कि जो डाउनवर्ड जो लेट फिनिश वाला जो हम बैकवर्ड से चलते हैं वो बैकवर्ड हमने इसको किया, और हमने जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू थी, ठीक है, वो हमने यहाँ मेंशन की, ठीक है, और स्लैक वगैरह के साथ, ठीक है। और इस तरह जो है करके ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ आपको एरो पे वो नज़र आ रहा होगा, अर्ली फिनिश दोनों का। देखें यहाँ से 200 जा रहा है, 35 जा रहा है, बट जो हमारे पास जो वैल्यू हमने ली है, ठीक है, डेट इज़ 200, ठीक है, क्योंकि जब तक वो काम नहीं होगा तब तक जो है आपका वो एक्टिविटी एच नहीं हो सकती। और जो हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ उसको देखें हमने यहाँ डैश के साथ डिनोट कर दिया। सो इस तरह जो है ये एक हो गया। इसी तरह गैंट चार्ट होता है। गैंट चार्ट में बेसिकली जो है हम कह लें कि इसको एडजस्ट कर, इसको हम दिखा सकते हैं बार की सूरत में। ये भी रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसमें स्लैक वगैरह बिल्कुल उसी तरह आ रहा है। उसके बाद जो है कुछ एक्सटेंडेड नेटवर्क टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास एक टास्क है बहुत ज़्यादा, सो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से ट्रेंच, ले पाइप और रीफिल, ये एक टास्क था जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे थे, 3 डिफरेंट वेज में था। सो हमने उसको 1/3 में कर दिया ताकि उसको मज़ीद सेग्रीगेट कर दें। जो हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास 2 to 3 जो है लेवल तक का वो WBS आएगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आएगा, बट जो उसके सुपरवाइजर्स होंगे, जो नीचे स्टाफ होगा, उसको कंप्लीट वर्क पैकेज तक का होगा। सो बेसिकली ये वर्क पैकेज कह लें कि उसको कंप्लीट हमने बता दिया कि जी ट्रेंच एक टास्क है और ये एक टास्क है, बट इवेंचुअली जो आपके पास लोअर स्टाफ है उसको हमने हर एक एक्टिविटी अलग-अलग बताई है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, ये आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल वही चीज़ ही है, बल्कि इनफैक्ट उससे ज़रा ज़्यादा सिंपल है। और कोशिश कीजिएगा इसको एक्टिविटी ऑन एरोज़ के साथ करके देखें, सो वो आपके लिए इजी होगा। उसके बाद जो एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ये खैर आपके केस में यूज़ नहीं होगा, बट जो आपके पास एक्टिविटी ऑन एरोज़ है उसमें जो है हम डमी एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट से आपके पास अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, जो कि बल्कि आप यूँ समझ लें कि हमारे पास यहाँ 2 प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ हैं, A और B, वो बेसिकली आपके पास आ रही हैं, ठीक है, इंटरलिंक हो रही हैं। सो उनको जो है बजाय इसके कि आप जो है उसको यहाँ कुछ इस लूप में शो करें, एक्टिविटी और B को आप जो है यहाँ A को 2 के साथ करेंगे और B को 3 के साथ करेंगे। बेसिकली 3 जो है वो डमी एक नोड है, सो यहाँ हम डॉटेड लाइन से वो शो कर देंगे कि जी वो डमी है, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ कह लें कि जो आपके पास टास्क D और E जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपके पास A, B और C के ऊपर, ठीक है। सो ये सॉरी, यहाँ जो है आपके पास कह लें कि अब ये कुछ ऐसा केस है, ठीक है, जहाँ आपके पास एक्टिविटी C जो है डैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर E। सो हमने क्या किया कि एक जो है नोड बनाया, A, B को हमने E के साथ लिंकअप कर दिया और हमने यहाँ C को D के साथ यहाँ लिंकअप कर दिया, ठीक है। बजाय इसके कि यूँ कन्फ्यूजन रहे, यहाँ जो है हमारे पास वो इजी केस हो गया, ठीक है। 1 और 2 जो है एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरलिंक हमने समवर्ट कर दिए, डमी बना के, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है यहाँ आपके पास कह लें कि हमारे पास एक और एक्टिविटी है जहाँ A प्रीसीड्स D और A एंड B जो है वो प्रीसीड करती हैं आपके पास E को, और C प्रीसीड F और जो है A डज़ नॉट प्रीसीड F, ठीक है। सो इसको भी हमने अलहदा से यूँ डिफ़ाइन करने के लिए बजाय इसके कि आप जो है यहाँ नोड्स को जो है हम इस तरह मेंशन करें, हम इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो ये है कि कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको एक डमी वेरिएबल, डमी कह लें कि नोड जो है हम इसको एडअप कर दें, या फिर डमी एक्टिविटी जो है हम उसमें एडअप कर देते हैं ताकि जो है इजीली जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। सो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है एक्टिविटी ऑन एरोज़, बट जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे सो इतना मुश्किल नहीं होगा। नॉर्मली जो हमारे पास यूज़ होता है वो एक्टिविटी ऑन एरोज़ ही हर जगह यूज़ होता है, ठीक है, बट चूँकि आपकी बुक में डिस्कस किया गया इस वजह से मैंने इसको इसका जिक्र करना मुनासिब समझा। सो इस तरह जो है हमारे लेक्चर आज का ख़त्म होता है। जो कोई भी क्वेरी है सो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, अच्छा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ एक्टिविटी ऑन नोड और एक्टिविटी ऑन एरोज़ दोनों को हम यहाँ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी ऑन
नोट से, ठीक है, AON में क्या होगा कि आपके पास यहाँ ये आ गई एक्टिविटी, ये 6 हैं, 6 सर्कल बना लेते हैं, ये 1, इन्हीं को आप कॉपी करते जाते हैं। और यहाँ भी हमें चाहिए होंगे। ओके, सो होगा क्या कि आपके पास यहाँ एक्टिविटी A आ गई, ठीक है, जो कि प्रीसीडेड बाय नथिंग है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ ये आ गई एक्टिविटी B। चाहें तो वो आप स्टार्ट वाला जो है आप बना लें यहाँ, या ना बनाएं, एक ही बात है, ठीक है, ये B आ गई, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी C है, दैट इज़ प्रीसीडेड बाय एक्टिविटी A, सो ये आ गया C। और उसके बाद जो हमारे पास एक्टिविटी D और E हैं वो प्रोसीड कर रही हैं B से, सो उनको थोड़ा सा हम यहाँ बना लेते हैं। ओके, सो देयर इट इज़, ये आपके पास हो गया D और ये हो गया E, सो ये दोनों डिपेंड कर रही हैं B के ऊपर। और उसके बाद आपके पास यहाँ F है जो कि डिपेंड कर रहा है C के ऊपर और D के ऊपर। ये तो होगी एक चीज़। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी ऑन एरो के ऊपर, ठीक है। सो कलर चेंज कर लेते हैं AOA के लिए। AOA के लिए सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास जो ये नोड है ये बेसिकली स्टार्ट कर रहा होगा कि हमारे पास ये स्टार्ट कहाँ से, और यहाँ से आपको याद हो हमने जब पर्ट किया था तो यहाँ इसको स्टार्ट एंड भी हमने किया था। सो ये बेसिकली होगा 1, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी आपके पास कुछ यहाँ चली गई, एक एक्टिविटी आपके पास कुछ इधर को चली गई, यहाँ आप लिख देंगे A, ये एक्टिविटी A है, ये आपके पास है एक्टिविटी B, ठीक है जी। सो उसके बाद जो है यहाँ फिर आपके पास ये नोड आएगा, और सो दैट इज़ नाउ 2, और यहाँ भी एक हम सर्कल इंपोर्ट करेंगे, कि हमें बता रहा है कि ये नोड नंबर 3 है। सो नोड नंबर 3 गोज़ हियर। अब यहाँ A के बाद जो है यहाँ C प्रोसीड कर रहा है, सो यहाँ आपके पास आ जाएगा C, और यहाँ जो है हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ होंगी। एक आपके पास यहाँ एक्टिविटी है D, और ये आपने कह दिया कि ये एक्टिविटी है E। अब नेक्स्ट क्या होगा कि बेसिकली जो ये एक्टिविटी है ये अब यहाँ भी हेड करेगी, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये होगी एक्टिविटी D, ये होगी आपके पास एक्टिविटी E, ठीक है। और अब जो हमारे पास एक और सर्कल रह गया उसको हम यहाँ ले आते हैं, कुछ यहाँ करके, क्योंकि यहाँ रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको आपने नाम दे दिया कि ये है 4, ये है 5, और ये अब हमारे पास यहाँ ये एक्टिविटी F आ रही है, ठीक है। और ये जो 5 आप इसे 5 कह दें, या फिर हम इसको यहाँ एंड भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो ये एक्टिविटीज़ थी इनके लिए जो है हम यहाँ कर सकते थे कि जब ये हमने स्टार्ट कर दिया, सो यहाँ
एक और हम नोड रख लेते और इसको हम कह देते कि ये एंड है। सो ये यहाँ एंड अप हो गया, ये इसके साथ ये यहाँ एंड अप हो जाता और ये दोनों भी जो है हम इसे बैक एंड पे एक और स्टार के साथ लिंकअप कर सकते हैं, जहाँ हम इसे सॉरी ये हम सिंपल स्टार्ट लिखते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली ये दोनों में फ़र्क है। ये आपके पास एक्टिविटी ऑन नोड है, ठीक है, यहाँ एक्टिविटीज़ नोड के अंदर आ रही हैं, यहाँ जो एक्टिविटी ऑन एरोज़ हैं। सो ये बेसिकली दोनों में बेसिक फ़र्क है। सो आई होप कि जो भी कन्फ्यूजन की वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी।